हेलो हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग सबको? आई होप एवरीबॉडी इज फाइन। वेलकम टू डिस्कशन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट 2 विच इज कंसिडरेशन। तो भाई आज हमारा जो टॉपिक है, आज जो हमारा एजेंडा है वो है भैया ये कंसिडरेशन वाला टॉपिक को रिवाइज करना। यूनिट 1 का वीडियोस आई होप आप लोगों ने देख लिया है। अगर नहीं भी देखा है तो बाद में देख लेना। जैसा आप लोगों का स्टडी प्लान है वो फॉलो करो। इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को स्टडी प्लान बनाकर दे दिया था। चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज कंसिडरेशन के साथ। सबसे पहले तो आपको याद रखना है दैट व्हेन आई वाज टीचिंग यू, कहां पर है पहले ये समझ लो। व्हेन आई वाज टीचिंग यू द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, याद रखेंगे सेक्शन 2 क्लॉज एच। कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या बोलता है? एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। याद है आप लोगों को? आई होप ये भाई डेफिनेशन है, ये तो याद होना ही चाहिए। मतलब ये तो बेसिक एकदम सेक्शन है। अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, ये तो सबको याद होगा। अब इसमें मैंने ये भी बताया था सर, जो अग्रीमेंट होता है, अग्रीमेंट क्या होता है? प्रॉमिस, सेट ऑफ प्रोमिसेस एक्टिंग एज कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। याद आ रहा है? और प्रॉमिस का जो डेफिनेशन था वो भी मैंने आपको बताया था कि भैया ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या हो गया इसको? सॉरी, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, राइट। खैर ये मैंने जो ट्रेजेक्टरी आपके लिए फिगर आउट किया था, इसमें एक चीज मेरे को बताना था बस, क्यों मैं रिवाइज करा रहा हूं समझ लो। प्रॉमिस वाला जो डेफिनेशन था भैया, अग्रीमेंट का डेफिनेशन क्या है? अग्रीमेंट का मतलब क्या है? अग्रीमेंट किसको बोलते हैं? अग्रीमेंट बोलते हैं प्रॉमिस, सेट ऑफ प्रोमिसेस एक्टिंग एज या फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। तो फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, हाँ जी भाई। तो कंसिडरेशन वर्ड यूज हुआ था सेक्शन 2H का मीनिंग में। 2H में ये नहीं है। प्रॉमिस का डेफिनेशन में कंसिडरेशन हम लोग कंसिडर करते हैं कि भाई अग्रीमेंट है। अब कोई अगर मेरे को बोलेगा प्रॉमिस का डेफिनेशन क्या है, तो आप क्या बोलोगे? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस है। कोई बोलेगा अग्रीमेंट का डेफिनेशन बता दो, तो आप बोलोगे प्रॉमिस एंड एवरी अदर सेट ऑफ प्रोमिसेस एक्टिंग एज कंसिडरेशन फॉर या फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। तो फॉर्मिंग कंसिडरेशन, ये कंसिडरेशन को लेकर बात हो रहा है। ये पूरा का पूरा यूनिट सिर्फ एक शब्द पे बना हुआ है सर, विच इज कंसिडरेशन। इसलिए मैंने डेफिनेशन पढ़ा दिया कि कंसिडरेशन पढ़ क्यों रहे हैं। तो कंसिडरेशन वर्ड का मतलब क्या होता है भाई? एकदम सिंपल, अगर मैं बेसिक्स में बोलूं तो अगर ए ने बी को वादा किया कि मैं तुमको अपना घर बेचूंगा, लेट्स से ए हैज प्रॉमिस्ड टू सेल हिज हाउस टू बी एंड इन रिटर्न बी हैज प्रॉमिस्ड टू पे 50 लाख रुपीज, 50 लाख रुपया देने को रेडी है। तो एकदम सिंपल लॉजिक है। द हाउस, फिर से रिपीट कर रहा हूं, द हाउस is consideration for B and that is why he is paying 50 lakh rupees and 50 lakh rupees is consideration for A। मिल क्या रहा है उसको और उसके बदले में क्या दे रहा है? अपना घर। So consideration is what you receive, not what you give. Consideration refers to the thing that a person receives in relation to or in vice versa to some particular thing that he is giving। तो आज मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं, उसके बदले में आप मेरे लिए कुछ कर रहे हैं। तो आप जो मेरे लिए कर रहे हैं वो मेरे लिए कंसिडरेशन है, और आपको जो मिल रहा है वो आपके लिए कंसिडरेशन है। तो हमें जो मिलता है उसे कहते हैं कंसिडरेशन। क्लियर हो गया? तो हम लोगों को जो मिल रहा है उसको बोलेंगे हम लोग कंसिडरेशन। एकदम सिंपल है भाई, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने लायक कुछ भी नहीं है ना। तो सर इतना सिंपल सा टर्म पे इतना बड़ा यूनिट क्यों बनाया? बड़ा यूनिट तो नहीं है सर, मतलब मेरे नोट्स के हिसाब से 1 2 3 पेज में ये रैपअप हो जाएगा। तो छोटा सा ये पर्टिकुलर रिवीजन वीडियो होगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। एक ही जगह है जहां पर मेरे को थोड़ा घबराहट सा होता है आप लोगों के लिए, वो मैं आप लोगों को डिटेल में समझा दूंगा। चलिए कंसिडरेशन का सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, सेक्शन 2D याद करेंगे। देखिए जहां पर सेक्शन याद हो रहा है प्लीज कर लीजिए ना। जब मैंने अभी स्टार्ट किया लेक्चर, मैंने क्या बोला? सेक्शन 2 क्लॉज H कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन है। उसी तरीके से सेक्शन 2 क्लॉज D यहां पर जो देख रहे हैं ये किसका डेफिनेशन है? ये कंसिडरेशन का डेफिनेशन है। प्रॉब्लम का है? प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा फोकस करो। सेक्शन 2 क्लॉज D डिफाइंस कंसिडरेशन एज फॉलोज। चलिए भाई ध्यान दीजिए यहां पर, ठीक है। फटाफट डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, तो एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। ए यहां पर मैंने पहले एग्जांपल बना रखा है, ए यहां पर प्रोमिसर है। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर मतलब व्हेन एट द डिजायर ऑफ ए, जब ए चाहता है। द प्रोमिसी बोले तो बी, प्रोमिसी बोले तो बी, और एनी अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन का मतलब जिसको भी ए प्रोमिसी मान सकता है या जो प्रोमिसी का रिप्रेजेंटेटिव हो। एनी अदर पर्सन बोले तो बी ने किसी को अपने जगह पर रख दिया, या तो एक ओपन ऑफर है तो कोई भी एक्सेप्ट कर लेगा, चलेगा, वही प्रोमिसी बन जाएगा। ओपन ऑफर मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है, ठीक है। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर बोले तो ए के चाह पे, ए के डिजायर पे, अगर सामने वाला कोई भी हो, प्रोमिसी यूजुअली बी होगा, बट अगर ओपन ऑफर है तो कोई भी हो सकता है, वो इंसान, द प्रोमिसी बोले तो बी, हैज डन मतलब उसने कुछ किया है, हैज डन समथिंग
or abstained from doing something or does something or abstains from doing something or promises to do something or abstains from doing something. समथिंग करना है भाई, कुछ तो करना है. देखो भैया, ए के चाह पर, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, मतलब मैं चाहता हूं आप ये करो मेरे लिए. सामने वाला ऑलरेडी कुछ कर चुका है या अपने आप को कुछ करने से रोक चुका है, तो ये चीज पास्ट में हो चुका है. तो ये जो फ्रेज दिया हुआ है, हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, ये जो फ्रेज है हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, ये पास्ट टेंस को रेफर कर रहा है. भैया 3 टेंस पढ़े हैं ग्रामर में, है ना, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. तो पास्ट टेंस में क्या बोला, कुछ ऑलरेडी हो चुका है या ऑलरेडी मैंने खुद को रोक दिया है. ये भाई एकदम अच्छे से समझ लो, आगे भी जाके पढ़ेंगे. कंसिडरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. आज अगर आप मेरे को बोल रहे हो सर आप लॉ पढ़ाओ, मतलब आप मेरे को कुछ करने को बोल रहे हो, यू आर टेलिंग मी टू डू समथिंग, तो यू आर टेलिंग मी टू डू अ पॉजिटिव एक्ट, तो कंसिडरेशन इज पॉजिटिव, मतलब मैं कुछ कर रहा हूं. और एक हो सकता है कि सर आप एक काम करो, आप ये सब्जेक्ट मुझे मत पढ़ाओ, नहीं पढ़ाने का, आप यूट्यूब पे मत पढ़ाओ, नहीं पढ़ाने का मैं आपको इतना पैसा दूंगा. तो कुछ काम नहीं करने का भी पैसा मिल सकता है, कुछ काम करने का भी पैसा मिल सकता है. अगर नहीं करने का पैसा मिल रहा है मतलब आई एम एब्सटेन फ्रॉम डूइंग. ईदर वे भाई, इधर वे कंसिडरेशन तो आ रहा है ना, आइदर वे द कंसिडरेशन इज कमिंग. तो मेरे को तो पैसे से मतलब है ना. आप ऐसा सोचो, या तो इतने अच्छे हो जाओ कि आप काम करो तो लोग पैसा दें, या तो गॉड लेवल पर चले जाओ कि आप काम करो तो सबका मार्केट खराब हो जाए तो आपको पैसा मिले काम ना करने का. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इमेजिन करो. तो हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, तो ये हो गया पास्ट कंसिडरेशन. हां जी, है ना भाई. सो एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, मतलब ऑलरेडी उसने अपने आप को, माने अपना कंसिडरेशन प्रोवाइड कर दिया है. पास्ट कंसिडरेशन हैज बीन डन. और डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, मतलब अभी वो कर रहा है या खुद को अभी रोक रहा है, या फिर फ्यूचर में प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग समथिंग. समझ आ गया? तो ये सेंटेंस का कुछ नहीं है, समथिंग करना है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, आप दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव लगा दो तो पूरा सेंटेंस निकल जाएगा. तो कैसे लिखेंगे? व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, और डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग. ठीक है. समथिंग, सच एन एक्ट, जो वो कर रहा है, सच एन एक्ट. अब सामने वाला भी तो कुछ कर सकता है या खुद को रोक सकता है. सच एन एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस. तो डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर बोले तो मिस्टर ए चाहता था, तो बी ने या तो ऑलरेडी कुछ कर दिया है, या तो कुछ कर रहा है, या तो फिर फ्यूचर में करेगा. अब ये तीनों मैंने पॉजिटिव बोला, नेगेटिव भी हो सकता है इसका, मतलब वो अपने आप को ऑलरेडी कुछ करने से रोक चुका है, अपने आप को कुछ करने से रोक रहा है, या फ्यूचर में अपने आप को कुछ करने से रोक देगा. ये हरकत, ये एक्टिविटी, सच एन एक्ट, जो वो अपने आप को करने से रोक रहा है या फिर कर रहा है, दिस विल एक्ट कंसिडरेशन फॉर ए. हो गया इजी. सर लर्न करना पड़ेगा. सर लर्न अगर आपको फिर भी करना पड़े तो कर लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से दिस इज क्वाइट क्लियर. अब डेफिनेशन समझ में आ गया होगा. क्लियर है? दिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस. भैया ए ने जो प्रॉमिस किया उसके बदले ने बी में जो रिटर्न दिया उसको बोलते हैं कंसिडरेशन. तो इसको डिफाइन करके दिखा दो सर. इसका मतलब है ये जो डेफिनेशन है ये हम लोगों को क्या समझाना चाह रहा है, हम लोगों को यहीं से कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ जाएगा. अगर कोई आपको बोलेगा सर कुछ फीचर्स बताओ कंसिडरेशन का, आप ऐसे ही बता दोगे. एक तो पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है. कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों चलेगा कंसिडरेशन. दूसरा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. यहीं से 2 चीज समझ में आ गया. समझ आ रहा है कि नहीं? और इसके प्रॉमिस के बदले में दूसरा प्रॉमिस आ रहा है, तो 2 प्रॉमिस एक्ट कर रहा है. और एक चीज समझ में आ गया, डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर होना चाहिए. अगर प्रॉमिसर ना तुमको जानता है ना पहचानता है और आप कुछ मेरे लिए करके दे रहे हो, जब मेरे को चाहिए ही नहीं कि आप मेरे लिए करो. मैं ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा हूं, आई एम वेटिंग एट द ट्रैफिक सिग्नल. एक आदमी आकर बोलता है सर आपका गाड़ी साफ कर दे. मैंने बोला कोई जरूरत नहीं है, मेरा गाड़ी ठीक है. बोलता है बहुत गंदा है. अरे बोला हमको जरूरत ही नहीं है भाई, जाओ यहां से. बोलता है गाड़ी साफ करेंगे 10 रुपया दे दीजिएगा. मैंने बोला चाहिए ही नहीं, उल्टा पता नहीं कौन सा कपड़ा से पोंछ देगा, मेरी महंगी गाड़ी खराब हो जाएगी. तो मैंने बोला नहीं भाई जाओ यहां से. फिर भी वो शुरू कर दिया, आपका बात को इग्नोर करके वो पोंछना शुरू कर दिया. सिग्नल लंबा है, आप भी, अब आप तंग आ गए, आपने बोला जाओ भाई हम पैसा ही नहीं देंगे.
अब आप तो गाड़ी से उतर के उसके मुंह नहीं लगोगे, आप तो गाड़ी में बैठे हो एसी चलाकर आराम से, है ना, अपने अपने पसंदीदा महिला के साथ आप चिल कर रहे हैं, है ना, कहे तो मम्मी मम्मी बैठी है, मम्मी को आइसक्रीम खिला रहे हैं, मम्मी को बोल रहे हैं मम्मी आप टेंशन मत लो, ये पागल आदमी है, ये सुनाई नहीं देता होगा इसको, आप गाना सुनो, आप चिल करो, है कि नहीं। 2 मिनट बाद जब सिग्नल खुलने पे आया, वो जोर जोर से आपका शीशा खटखटाने लगा, पैसा दो पैसा दो। क्या आप उसको पैसा ओ करते हो? नहीं ओ करते हो। अरे यार हमने बोला ही नहीं जब तुम्हें कोई काम करने, फिर भी मतलब मेरा डिजायर ही नहीं था, आपने फिर भी अपने तरफ से कुछ कंसिडरेशन मेरे ऊपर चिपकाना चाहा, तो मुझे वो मंजूर नहीं है, मैं क्यों सुनूं आपका बात। इजी हो गया। चलो भाई डेफिनेशन तो इजी है, फटाफट देख लेते हैं, फीचर्स देख लेते हैं फटाफट। कंसिडरेशन एंड एक्ट, देखो ये टॉपिक आप लोगों का कैसे यहां पर दिया हुआ है, कुछ नहीं, व्हाट इज कंसिडरेशन में सीधा यहां पर कंटेक्चुअल, थोड़ा सा कंटेक्स्ट बेस यहां पर बहुत सारा एग्जांपल्स दिया हुआ है, तो मेरा एक रिकमेंडेशन है आईसीआई का एग्जांपल्स को अच्छे से फॉलो करेंगे, ठीक है। अभी रिवीजन चल रहा है, आई रियली कैन नॉट, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू इंटीग्रेट एग्जांपल्स ए एंड बी एंड सी वाला, बट देयर आर केस स्टडीज, प्लीज गो थ्रू द एग्जांपल्स आफ्टर द रिवीजन इज डन। तो जैसे ही लेक्चर खत्म हो जाए फटाफट जाकर जितना भी 2-2 3-3 लाइन का जितना भी इलस्ट्रेशन है फटाफट 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 उसको रिकैप कर लेंगे, क्लियर है। कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, अपने तरफ से अगर कसर छोड़ देंगे ना तो जीवन में क्या होगा, कोई आपसे आगे हमेशा निकल जाएगा, ठीक है। सब चीज नंबर 1 चाहिए, सब चीज नंबर 1 चाहिए, तो कैसे होगा, खुद भी तो नंबर 1 बनना पड़ेगा। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, कॉफी जगा के रखता नहीं सर, आप किस डेट को रिकॉर्ड करें, आज देखो डेट तो नहीं बताएंगे हम, लेकिन ये बता सकते हैं हम भाई संडे है चलो शुरू करते हैं। कंसिडरेशन एंड एक्ट, तो कंसिडरेशन कुछ करने का हो सकता है, बोले तो कंसिडरेशन कैन बी एन एक्ट, आई हैव टू डू समथिंग, तो कंसिडरेशन में भी पॉजिटिव, बोले तो कुछ एक्ट करने को बोला जा रहा है, या तो कंसिडरेशन में भी एब्स्टिनेंस, बोले तो नेगेटिव मतलब नॉट टू डू समथिंग, कुछ मत करो उसका पैसा मिलेगा, बड़ा सिंपल है। सर सोचिए एक एग्जांपल और दे देता हूं कि एक आइसक्रीम वाला है, आप अपना आइसक्रीम का दुकान खोल के बैठे, एक नया आइसक्रीम वाला आ गया और आपके बाजू में आपको पता चला अरे यहां पर आइसक्रीम का दुकान खुलने वाला है, तो आपने बोला आइसक्रीम का दुकान खुल रहा है, मेरा बिजनेस खराब हो जाएगा, तो आपने उसको बोला, उसके ओनर को कॉल करके बोला सुनिए ना मेरा आपके बाजू में आइसक्रीम का दुकान है, बोला हमको पता है हमारा आइसक्रीम आपसे बेटर है, बोला आप बिजनेस करेंगे तो कितना कमा लेंगे, मैं आपको यहां पर अपना स्टॉल खोलने नहीं देना चाहता हूं, बोला भैया रोक के दिखाओ, बोला अरे भैया मैं आपको थ्रेटन थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो आपके लिए एक ऑफर लेके आया हूं, बोला क्या ऑफर, बोला कि आप घर पे बैठिए, आप बिजनेस मत करिए, आपको दुकान खोलना है आप 2 किलोमीटर दूर खोलिए, मेरे दुकान के आसपास मत खोलिए, आप 2 किलोमीटर दूर खोलिए। बोला अच्छा उससे मेरा क्या फायदा, बोला हम आपको एवरी मंथ 20,000 रुपीज देंगे या 10,000 रुपीज देंगे यहां दुकान नहीं खोलने का, आप दूसरा जगह खोलो ना खोलो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको एकदम 20,000 पर मंथ करके 1 साल का पेमेंट एक साथ दे दूंगा, 1 साल तक मेरे यहां आसपास भी मत भटकिएगा। उसने बोला मेरे को दुकान नहीं खोलने, घर बैठने का 2,40,000 दे रहे, बोला हाँ बस आप मेरा बिजनेस मत बिगाड़ो, आप आ जाओगे तो मेरा बिजनेस खराब हो जाएगा, तो आप मत आओ, हम आपको प्रीमियम देंगे, समझ आ रहा है। तो ये हो गया एक्ट, ये क्या हो गया, वो सामने वाला क्या कंसिडरेशन दे रहा है, नेगेटिव कंसिडरेशन, वो कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं करने का पैसा मिल रहा है उसको, यू आर डूइंग समथिंग, यू आर पेइंग हिम, बट सामने वाला आदमी इज नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर यू, उल्टा वो अपना काम भी बंद कर रहा है, तो आपके तरफ से एक्ट हो रहा है, सामने वाले की तरफ से एब्स्टिनेंस हो रहा है, ठीक है। सर ऐसा हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों पार्टी का एब्स्टिनेंस हो, हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मैं ये नहीं करूंगा तुम वो मत करना। एक टीचर आया बोलता बेटा सुनो तुम अकाउंट्स मत पढ़ाओ खाली लॉ पढ़ाओ, तो मैंने उसको बोले ठीक है आप लॉ मत पढ़ाओ खाली अकाउंट्स पढ़ाओ, तो हम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि 2 साल तक हम लोग साथ में बिजनेस करेंगे, वो ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएगा हम ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएंगे, समझ आ रहा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल था, ऐसा आप लोग कर सकते हैं बिजनेस कि भैया हाँ ठीक है 2 बड़ी कंपनीज है, वो लोग बोली ठीक है हम ये प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे इस मार्केट में, आप मेरा प्रोडक्ट मत बेचना, आप मेरा सिमिलर प्रोडक्ट मत बेचना, बोला डन, क्लैरिटी मिल रहा है, चलता है बिल्कुल चलता है। तो एक्ट एब्स्टिनेंस डन। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर मतलब मिस्टर ए का अगर मूड ही नहीं है, प्रोमिसर ने अगर बोला ही नहीं, प्रोमिसर को चाहिए ही नहीं, तो मिस्टर बी कुछ भी चिपकाएगा उसके बदले में, मिस्टर ए डज नॉट नीड टू गिव एनीथिंग, मिस्टर बी विल नॉट कंसिडर इट कंसिडरेशन, बोलेगा क्या चीज का कंसिडरेशन, मेरे को तो तुमसे कुछ चाहिए ही नहीं, कोई आकर आपको प्रोडक्ट बेच रहा है आपने बोला नहीं चाहिए, वो आपके फिर भी थैली में डाल दिया, बोला पैसा दीजिए, बोला पागल है क्या तुम, आर यू मैड, वाई आर यू गिविंग मी दिस प्रोडक्ट, आई डोंट वांट इट, बोला सर अब आपने अपने बास्केट में डाल लिया तो बिल तो देना ही पड़ेगा, बोला हमको चाहिए ही नहीं, रख अपना बास्केट, समझा कि नहीं, नहीं चाहिए, डिजायर होना चाहिए, मेरा मूड है तो मैं पैसा दूंगा, क्लैरिटी मिल गया। नेक्स्ट, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, इसका मतलब क्या होता है,
देखो देखो, ए ने बोला बी को तुम मेरा घर खरीद लो, तुम मेरा हाउस खरीद लो और बदले में मेरे को 50 लाख का पेमेंट दे दो, बदले में मेरे को 50 लाख का पेमेंट दे दो। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। उसने अपना हाउस दे दिया, पेमेंट का बारी आ गया, बोला पेमेंट करो। तो बी ने अपने भाई सी को बोला भाई जाकर इसको 50 लाख दे दे अपने अकाउंट से, है ना, अब जाकर अपने अपने अकाउंट से 50 लाख दे दे। बी इज ब्रदर ऑफ सी, अपने ब्रदर को बोला, एजेंट वेजेंट कुछ नहीं, अपना ब्रदर को बोला जाकर प्लीज ए को पेमेंट कर दो 50 लाख का, और बाकी हम लोग अपना आपस में समझ लेंगे। सी बहुत अच्छा भाई है, सी ने बोला कोई बात नहीं बड़े भैया हम संभाल लेंगे। छोटा भाई गया बड़ा भाई का बात सुन के, बी फॉर बड़े भैया, सी फॉर छोटे भैया। बड़े भैया ने बोल दिया तो छोटा भाई बात सुन रहा है, और छोटा भाई जाकर क्या किया, 50 लाख रुपीस का पेमेंट कर दिया मिस्टर ए को। भाई मजा आ गया। अब मिस्टर ए बोल रहा है तुम कौन, जब सी आया पैसा देने तुम कौन, तो सी बोलेगा ना कि हमको मिस्टर बी भेजे हैं पेमेंट करने 50 लाख रुपीस का। अब ए ने ये पेमेंट एक्सेप्ट कर लिया, अगर पेमेंट एक्सेप्ट कर लिया तो मतलब बी का कंसिडरेशन माफ, हां जी माफ। अब बाद में जाकर क्या ए बी को बोल सकता है कि भाई तेरा 50 लाख रुपया बाकी है? बी बोलेगा अरे भाई व्हाट गांजा आर यू फुकिंग, है कि नहीं, व्हाई आर यू डूइंग दिस। बोला मतलब बोला अरे ब्रदर मैंने भिजवाया तो अपने ब्रदर से पैसा। तो ये बोलेगा अरे पर तुम्हारा भाई लेके आया ना वो पैसा, पैसा तो तुमको देना था ना लॉ के हिसाब से। तो बोला लॉ में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, लॉ में लिखा हुआ है कंसिडरेशन मैं भी दे सकता हूं, एनी अदर पर्सन भी दे सकता है। कंसिडरेशन कैन बी ऑफर्ड बाय प्रोमिसी हिमसेल्फ और थ्रू एनी अदर पर्सन, थ्रू। क्लियर हो गया? लेकिन सर अगर मैंने आपको बोला कि मैं अपना घर दे रहा हूं लेकिन मैं पैसा नहीं दूंगा बदले में, बी बोल रहा है पैसा नहीं देगा, बी बोल रहा है तुम्हारी शादी में नाच देगा, समझा? तो बी ने बोला कि मैं डांस करके दिखाऊंगा तुम्हारे वेडिंग पे, बहुत फेमस है मान लो डांसर या बहुत फेमस सिंगर है, उसने बोला मैं गाऊंगा तुम्हारे शादी में आगे, पूरा कॉन्सर्ट होगा, एकदम बादशाह लेवल का एकदम सिंगर है। तो आप बताइए यहां पर आपने अपना घर ट्रेड किया है इन ल्यू ऑफ, इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज सिंगिंग स्किल, सो यू वांट हुम टू परफॉर्म, आप चाहते हैं बी परफॉर्म करे। अब बी ने अपने भाई को भेज दिया, बोला छोटू तू जाके परफॉर्म कर दे, क्या ये वैलिड है? सर बिल्कुल भी नहीं, कैसे चलेगा सर, मैं तो इसको जानता। मैं बोला नहीं नहीं मेरा ही भाई है ना, अरे मेरा जैसे ही गाता है। बोला नहीं भैया हमको तो आप चाहिए। तब आप ये नहीं बोल सकते कि भाई छोटू को भिजवा दिया तो हो गया कंसिडरेशन, उस टाइम पे आपको खुद आना पड़ेगा। सो इन केस ऑफ पर्सनल स्किल कंसिडरेशन हैज टू मूव फ्रॉम द प्रोमिसी हिमसेल्फ, अदरवाइज इट कैन मूव फ्रॉम एनी अदर पर्सन विच कैन बी अपॉइंटेड बाय द प्रोमिसी। बोलो क्लियर हो गया? हाँ सर। आगे बढ़े, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट लिखा हुआ है एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। एग्जीक्यूटेड का मतलब पास्ट कंसिडरेशन, अगर आपने ऑलरेडी कंसिडरेशन दे दिया है तो अब कुछ एग्जीक्यूट करने को बचा नहीं है तो पास्ट टेंस का रूप ले लेगा आपका एग्जीक्यूशन, जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेड। अभी अगर एग्जीक्यूशन बाकी है तो या तो वो प्रेजेंट है मतलब चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट हो जाएगा तो एग्जीक्यूटेड का रूप ले लेगा। और अगर एग्जीक्यूटरी है और आपने वादा किया है, मतलब एग्जीक्यूटरी कब हो सकता है, और एक सिचुएशन बता रहा हूं, अगर आपने बोला मैं 1 ईयर के बाद पेमेंट करूंगा, इफ यू हैव बॉट समथिंग एंड यू हैव सेड कि मैं 1 ईयर बाद पे करूंगा, 15 डेज बाद पे करूंगा, 30 डेज बाद पे करूंगा, जब भी, लेकिन एट अ फ्यूचर डेट, अभी तक वो डेट आया नहीं है तो अभी भी कंसिडरेशन मिलना बाकी है। बाकी सर दोनों के तरफ से फ्यूचर हो सकता है कंसिडरेशन? यस सर। मान लो यू आर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑन 10th मई, आपने 10th मई को कॉन्ट्रैक्ट बनाया, 21st मई को मिस्टर ए बोला मैं अपना काम करके दूंगा, और 31st मई को बी ने बोला मैं अपना काम करके दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम दोनों का कंसिडरेशन एग्जीक्यूटरी है, दोनों फ्यूचर है। 21st को जब ए अपना काम कर रहा होगा तो वो प्रेजेंट टेंस में चला जाएगा बिकॉज ही इज डूइंग इट, तो वो अभी भी एग्जीक्यूटरी है। 22 तारीख को, 21 तारीख को, मतलब 21st को उसको परफॉर्म करना था, सो 22nd को चेक करेंगे उसने अपना काम किया कि नहीं किया, किया तो ए का जो कंसिडरेशन है वो पास्ट का रूप ले लेगा, पास्ट कंसिडरेशन, बिकॉज हिज कंसिडरेशन इज एग्जीक्यूटेड, उसने अपने तरफ से अपना कंसिडरेशन प्रोवाइड कर दिया। अब बाकी किसका है? अब बाकी है बी का, तो बी अभी भी फ्यूचर वाले स्टेट में एग्जीक्यूटरी, समझ आ रहा है? फिर वो 31st जब बीत जाएगा वो अपना काम कर देगा तो वो क्या रह जाएगा? एग्जीक्यूटेड। समझ आ गया? तो सर परफॉर्म करने पे है, जैसे ही आपका कंसिडरेशन आपने सामने वाले को प्रोवाइड कर दिया, इट हैज बीन डन, इट हैज बीन परफॉर्म्ड, इट हैज बीन पेड, व्हाटएवर यू कॉल इट, इट विल बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज एग्जीक्यूटरी स्टेट में रहेगा। सर दोनों एग्जीक्यूटरी हो सकता है? हाँ हो सकता है, एज ऑन द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दोनों के तरफ से कंसिडरेशन देना बाकी हो सकता है। क्लियर हो गया? चलो परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पढ़ा दिया मैंने, ये मैंने ऑलरेडी बोल दिया भाई, हमारे डेफिनेशन में ही पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस यूज किया है। लेकिन पास्ट कंसिडरेशन जो है ना,
ये एक टॉपिक है जो बहुत बच्चा लोग स्ट्रगल करता है, ठीक है। मैं ट्राई करता हूं आपके स्ट्रगल को कम करने का। मैं आपको ऑडिट के भाषा में बोलूं तो मैं आपको एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकता, मैं आपको रीजनेबल अश्योरेंस दे सकता हूं कि भाई रीजनेबल अश्योरेंस मतलब 100% गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मैं रिड्यूस कर सकता हूं आपके इस रिस्क को, जो डर है आपका कि अरे भाई कैसे होगा कैसे होगा, ठीक है। ट्राई करेंगे, ट्राई ही कर सकते। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में, प्रेजेंट और फ्यूचर को लेकर कोई डाउट नहीं है। पास्ट कंसिडरेशन वर्क कैसे करेगा, पास्ट कंसिडरेशन बोलते कैसे, तो पास्ट कंसिडरेशन देख लेते हैं। अब यहां पर मैं ना लैंग्वेज निकाल लेता हूं एक बार पास्ट कंसिडरेशन का। लो भाई कहां गया, ये रहा पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में, ये रहा हाईलाइट करके पढ़ाए हुए, आईसीआई का मटेरियल से लिया हुआ है, देख लीजिए। द कंसिडरेशन इफ पास्ट may be the motive but cannot be the real consideration of a subsequent promise, but in the event of services being rendered in the past at the request or the desire of the promisor, the subsequent promise is regarded as an admission that the past consideration was not gratuitous. अब ये सेंटेंस को लेकर ना इतना डिस्प्यूट हो जाता है, मतलब क्या बोल रहे हैं सर, नहीं पढ़ना, आप छोड़ देते हैं वाला पॉइंट। अरे छोड़ना तो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, थोड़ा खराब ऑप्शन के बारे में सोचिए, छोड़ना तो है ही, मतलब वो तो है ही ऑप्शन, है ना। तो चलो फोकस करो। द कंसिडरेशन इफ पास्ट मे बी द मोटिव, 2-3 बार रीड करते रहे, इंग्लिश है ना। अरे 15 साल से इंग्लिश पढ़े हो बेशर्मो, और अभी भी नहीं समझ में आएगा तो कैसे चलेगा। इंग्लिश ही तो ऐसा चीज है ना जो बचपन से ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल पढ़ते आ रहे हैं ना। तो मेरा क्वेश्चन है, नर्सरी से जब इंग्लिश पढ़ रहे हो, अभी तक इंग्लिश में ही सफाई नहीं आई, तो या तो पढ़ने में या तो पढ़ाने में फॉल्ट है, मेजर है कि नहीं। सर अभी भी इंग्लिश नहीं समझ आ रहा, तो भाई और इंग्लिश नहीं पढ़ाया जा सकता आप लोगों को, है ना। 15-16 साल 20 साल से इंग्लिश पढ़ रहे हो, जितनी उम्र के हो तब से इंग्लिश पढ़ रहे हो, पता है ये बात। तब अब तो कोई नहीं बोलता पापा बोलो पापा, सीधा बोले डैडी बोलो डैडी, मम्मा बोलो मम्मा, है कि नहीं। माते तो उड़ गई, तो इंग्लिश पे ध्यान दो। द कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब पता है ना, अभी तो बताया कंसिडरेशन। कंसिडरेशन अगर पास्ट का है, इफ पास्ट अगर पहले का है, कंसिडरेशन अगर पास्ट का है, इट मे बी द मोटिव, क्या चीज का मोटिव, बट कैनॉट बी द रियल कंसिडरेशन ऑफ अ सब्सिक्वेंट प्रॉमिस। ये सेंटेंस का मतलब क्या है, देखो सोचो। यही चीज अब मैंने ये सेंटेंस को यहां पर थोड़ा गोल 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 घुमा के लिखा, राइट। देख लो, पास्ट कंसिडरेशन, देखो फ्यूचर प्रॉमिस टू गिव कंसिडरेशन कैन ओनली बी रियल कंसिडरेशन फॉर दिस मूव्स एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। पहला चीज आपको याद रखना है, कुछ भी करना है इट शुड बी मूविंग एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, ठीक है। एंड पास्ट कंसिडरेशन कैन ओनली बी रियल कंसिडरेशन फॉर फ्यूचर प्रॉमिस टू गिव कंसिडरेशन। 2-3 बार पढ़िए, अब मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं एक एग्जाम्पल के साथ, ध्यान देना, ठीक है। ए इज द प्रोमिसर, चलो इसको प्रोमिसर बना देते हैं, और बी को ले लेते हैं, इसको बोल देते हैं हम लोग प्रोमिसी, ठीक है। फॉर पास्ट कंसिडरेशन टू वर्क इट इज अ टफ चॉइस, इट इज अ टफ चॉइस। एक होता है कि सर ए ने बोला बी को कि भाई तुम ये काम कर देना, तुम ये काम कर देना, और बी ने इसके कहने पर काम कर दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को बोला भैया मेरी गाड़ी धो देना, इसने बोला मेरा कार को वॉश कर देना, ओके आप मेरा कार वॉश कर देना। तो बी ने क्या किया, बी ने कार वॉश किया, पूरा महीना बी ने कार वॉश किया। एट द एंड ऑफ द मंथ ए को उसको पैसा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, देना चाहिए। तो बताइए इसके डिजायर पे मूव किया कि नहीं किया, किया। अब ये जो पेमेंट लेने आ रहा है, काम तो हो चुका है, मतलब पास्ट कंसिडरेशन हो गया। तो अगर ये इससे 500 रुपीज मांग लिया पर मंथ कि भैया मेरे को पूरा महीना का 500 रुपया दे दो, मैंने आपका गाड़ी रोज धोया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने बोला था। तो उसने बोला कब धोया, हमको तो नहीं पता चला। बोला सर रोज आपका गाड़ी चमकता था ना, तो मेरे वजह से चमकता था, मैं रोज, आप सीसीटीवी में चेक कर लो। तो पास्ट कंसिडरेशन इज, अभी ये पास्ट कंसिडरेशन इज वर्किंग फाइन। भैया मैंने कोई एक्टिविटी पहले किया है, आपके डिजायर पे किया है, मैंने कोई एक्टिविटी पहले किया है, आपके डिजायर पे किया है। अब ये 500 रुपया आप जो मेरे को देंगे, इसके लिए मेरे को और कंसिडरेशन देने का जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस पास्ट कंसिडरेशन इज सफिशिएंट कंसिडरेशन। अब आप फिर से मेरे को गाड़ी धोने बोलेंगे 500 रुपया के लिए, तो मेरे को और 500 देना पड़ेगा, बट ये 500 तो मैं डिजर्व करता हूं। ये 500 रुपीज इज समथिंग दैट आई एम बाउंड टू गेट बिकॉज आई हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड। तो एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर पास्ट कंसिडरेशन इज रियल कंसिडरेशन, अगर इसके डिजायर के हिसाब से हुआ है। पास्ट कंसिडरेशन इज रियल कंसिडरेशन फॉर अ फ्यूचर कंसिडरेशन।
पास्ट कंसिडरेशन क्या था, मेरा गाड़ी धो दिया उसने, पास्ट कंसिडरेशन। एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन बोले तो पास्ट, ठीक है। फॉर अ फ्यूचर कंसिडरेशन, फ्यूचर कंसिडरेशन क्या, फ्यूचर में मेरे को 500 रुपया देगा। पास्ट कंसिडरेशन में भी रियल कंसिडरेशन, मतलब इसके लिए वो रियल कंसिडरेशन है, इसके बदले में ये रियलिटी है कि हाँ भाई, रियल कंसिडरेशन का मतलब हो गया इसको लेकर कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई विवाद नहीं है कि हाँ भाई ये काम मैं पास्ट में कर रहा हूं, कर चुका हूं फॉर फ्यूचर बेनिफिट। तो पास्ट कंसिडरेशन विल बी रियल कंसिडरेशन फॉर अ फ्यूचर कंसिडरेशन। पास्ट कंसिडरेशन इज रियल कंसिडरेशन फॉर अ फ्यूचर कंसिडरेशन, इसमें कोई डाउट नहीं आएगा, इफ इट मूव्ड एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। लेकिन अब ऐसा हो गया कि बी ने गाड़ी धोया और ए ने कुछ बोला नहीं था। आपने एक नई गाड़ी खरीदी, आपने एक नई गाड़ी खरीदी, है ना, और इतने एक्साइटेड थे, गराज में रोज पार्क कर देते थे, रोज घूमने जाते थे, और गाड़ी एकदम नई चमकती थी, रोज रोज नई चमक रही है। आपको लग रहा है यार क्या गाड़ी खरीदे, मतलब पागल ही है ये लोग, जो लोग रोज गाड़ी धुलवाते हैं। मेरी गाड़ी तो ऐसे ही चमकती है, ऐसे ही चमक रही है मेरी गाड़ी रोज, है कि नहीं। 30 डेज के बाद आपका दरवान आया और बोलता है भैया 500 रुपया दीजिए। आपने बोला 500 रुपया किस बात का? वो बोला अरे मैं रोज आपका गाड़ी धोता हूं ना। उसने बोला मेरा गाड़ी कोई नहीं धोता है। तो उसने बोला सर क्या बात कर रहे हैं, रोज आप जिस दिन से गाड़ी लेके आए अगले दिन से मैं धो रहा हूं। उसने बोला क्या, मेरा गाड़ी तो ऐसे ही चमकता है। बोलता है ऐसे ही थोड़ी चमकता है, गाड़ी गंदा हो जाएगा ना, मेरे वजह से चमकता है। उसने बोला तो तुम मेरे को बताया क्यों नहीं? वो बोला अरे सर मेरे को लगा आपको पता चल गया ना, मैं तो सबका गाड़ी धोता हूं बिल्डिंग में, तो मैंने आपका भी गाड़ी धोना शुरू कर दिया। तो अब आप गुस्सा हो गए, आपने क्या बोला? आपने बोला क्या मैंने बोला था, डिड आई टेल यू टू वॉश माई कार, डिड यू टेक परमिशन? तो बी बोला नहीं वो तो हम भूल गए, लेकिन हमको लगा आपको पता होगा। तो ये बोला हमको नहीं धुलवाना तुमसे गाड़ी भाई, कल का दिन तुम फिर कुछ कर लोगे बिना पूछे, है ना, गाड़ी ले जाओगे ड्राइव पे हमसे बिना पूछे, तो नहीं 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 हमको तुम नहीं चाहिए। नाउ डिड बी परफॉर्म हिज कार वॉशिंग सर्विसेज विद द कंसेंट ऑफ ए? क्या उसके डिजायर पे उसने ये परफॉर्मेंस दिया? नहीं। तो अब ये 500 रुपया देने का आपको जरूरत नहीं है। लेकिन सर ऐसे गरीब आदमी के साथ थोड़ी कर सकते हैं। अरे आप अमीर हो या गरीब, किसी के साथ कुछ भी कर सकते हो। अगर आपका मूड ही नहीं था, ना आपके पास ऑफर दिया उसने गाड़ी धोने का, ना आपने एक्सेप्टेंस दिया, वो खुद ही कुछ हरकत कर रहा है डेली, मैंने बोला, मेरे से पूछा, मेरे को ज्ञान ही नहीं है उसके कंसिडरेशन का, हो गया। अब रियलिटी में आते हैं, ये तो थियोरेटिकल हो गया। अब अपने दरवान के साथ पंगा कौन ले भाई, चोरी करवा देगा कल का दिन। तो आपने क्या बोला, अच्छा तुम धो रहे हो क्या गाड़ी, अच्छा 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 ऐसा है, ठीक है ठीक है धो दो, थोड़ा दिन में पेमेंट करवाते, कितना चाहिए तुमको? बोला सर वही जो बाकी लोग देते हैं सर, 500 रुपया महीना मेरे को दे दीजिएगा, बाकी लोग का यही रेट है सर गाड़ी धोने का, रोज का 10-20 रुपया ऐसे एवरेज कर लीजिए, 500 रुपया दे दीजिएगा। उसने बोला ठीक है दे दूंगा बाद में। तो अब पास्ट कंसिडरेशन जो आपने ऑर्डर भी नहीं किया था, अब अभी अभी आपने उसको अपना डिजायर बना दिया। अभी अभी बैठकर आपने उसका किया हुआ हरकत को, आपको ना ऑफर आया था ना एक्सेप्टेंस हुआ था, कोई प्रॉमिस नहीं था, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, कुछ नहीं था, कोई अग्रीमेंट नहीं था। अब ऑल ऑफ अ सडन यू हैव कन्वर्टेड समथिंग विच कुड हैव बीन फ्री। एक महीना का जो उसने काम किया, आप इसको आराम से फ्री में टकार सकते थे, बोल सकते थे कि भाई देख हमसे पूछा नहीं तो हम पैसा नहीं देगा, करेक्ट है। तो आप इसको आप यू कुड हैव गॉटन रिड ऑफ इट, उल्टा इंग्लिश बोल रहा था, आप लोग की तरफ बिगड़ गए हम। यू कुड हैव गॉटन रिड ऑफ इट, ऑफ दिस पर्सन बी, विदाउट एनी रेपरकशन। लेकिन यू चोज कि नहीं, ठीक बोल रहा है, गाड़ी धोएगा कौन, मेरा दरवान ही धो दे, अच्छा है कि नहीं, कुछ भी होगा कल का दिन दरवान को पकड़ेंगे। तो आपने अभी अभी उसको अपना डिजायर बना दिया। तो क्या पास्ट कंसिडरेशन को फ्यूचर कंसिडरेशन के लिए नया नया डिजायर से बना सकते हैं रियल कंसिडरेशन? हां, अगर आप किसी का ग्रेचुइटस वर्क, मतलब आपके लिए टेक्निकली फ्री होने वाला था, उसने ऑल्दो फ्रीली नहीं किया, वो जब कर रहा था इंटेंशन उसका पेमेंट लेने का ही था, है ना, लेकिन आप तो ये फ्री बना सकते थे ना अपने लिए। अरे भाई हमसे पूछा, तुम 1 साल भी गाड़ी धोया होता, हमसे तो पूछा नहीं, हमसे पूछा नहीं तो फिर हम पैसा नहीं देगा, हमको लगा ऐसे ही है मेरा गाड़ी। समझा कि नहीं समझा? भड़कने को तुम भड़क सकते हो, उल्लू बना सकते हो, किसी का पैसा तो मार ही सकते हो, लेकिन पैसा मार कहां रहा हूं मैं, सर इसने पूछा ही नहीं मेरे से। फिर आपने बोला नहीं नहीं मेरे को तो डेली इसका सर्विसेज ऐसे भी लगेगा, अगर गाड़ी रोज ऐसे चमकेगा तो अच्छा लगेगा, 500 रुपया दे दूंगा मैं महीना का।
तो अब मेरा क्वेश्चन आ रहा है, ये जो ग्रेचुइटस वर्क है इसको आपने अभी अभी पेड वर्क बना दिया बिकॉज आपका नया नया डिजायर जागा है। तो अगर आप कभी भी कोई भी कंसिडरेशन जो आपको ऑलरेडी मिल चुका है विच कुड हैव बीन ग्रेचुइटस और वाज सपोज्ड टू बी ग्रेचुइटस, उसको आपने नॉन ग्रेचुइटस बना दिया, उसको आपने बोल दिया कि नहीं नहीं मैं इसका पैसा दे दूंगा, तो अब उसका पैसा देना पड़ेगा और ये बन जाएगा पास्ट कंसिडरेशन। पहले ये पास्ट कंसिडरेशन नहीं था, पहले तो एक तरीके का गिफ्ट हो जाता है, ये गाड़ी धोया फ्री में 30 दिन के लिए, यही हो जाता ना, पहले तो गिफ्ट हो जाता है ये एक तरीके का कि भैया तुमने क्यों किया, हमने तो बोला नहीं, तो अब गिफ्ट हो गया ये, अब इसका पैसा नहीं मिलेगा, जाओ रो। समझे कि नहीं? तो पहले जो टेक्निकली ग्रेचुइटस होने वाला था उसको आपने अभी अभी नॉन ग्रेचुइटस बना दिया, ये बोल के कि मैं इसका 500 दे दूंगा आगे से भी गाड़ी धोना। तो अब जब बोल दिया तो ये बन गया पास्ट कंसिडरेशन, एक्टिंग एज रियल कंसिडरेशन फॉर अ फ्यूचर कंसिडरेशन। समझा? अभी भी नहीं समझ में आया तो इट्स अ यू प्रॉब्लम। ओके, थैंक्स, मैं जितना हो सकता समझा दिया। ठीक है, 2 3 4 केस जितना हुआ, पास्ट कंसिडरेशन को लेकर डर था, इसी में टाइम लगा, और कोई चीज में टाइम नहीं लगेगा चैप्टर में, फटाफट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। सर मैं अगर 1 रुपया में अपना घर बेचूं, ए ने बी को अपना घर बेचा 1 रुपए में, उसका मन बोलो ना, हाँ सर ऐसा हो सकता, अरे 100% हो सकता, गिफ्ट दे सकते भाई घर, मेरा मन, टैक्स वैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, हाँ वो अलग चीज है, उसको साइड में रखो, कॉन्ट्रैक्ट पे फोकस करो। क्या मैं अपना फोन, मेरा मन है सर, मेरा मन किया तो मैंने बोला मैं अपना फोन जो है मैं बेचना चाहता हूं, तो आपने बोला सर कितने में देंगे, मैंने बोला आप हमारे स्टार स्टूडेंट है, अच्छा लगा तुमको फोन चाहिए, ये 2000 रुपया दे दे इसका, चल 2000 दे दे, गिफ्ट देने का मन नहीं है, चैरिटी लगता है, फ्री में नहीं, खरीदा हुआ लगना चाहिए, 2000 रुपया दे दे। तुमने बोला अरे वाह सर, सेल्फ रिस्पेक्ट भी रख लिया मेरा, 2000 रुपए में अपना फोन दे दिया, जबकि इसका मार्केट वैल्यू हो सकता है 10,000, है ना, हो सकता है इसका मार्केट वैल्यू 5000 हो, तो 5000 का चीज मैंने आपको 2000 में दे दिया, जो कोई भी जज देखकर बोल सकता है कोर्ट में भाई इतना सस्ते में क्यों दिया, तो मेरा मन, दोनों पार्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जज साहब को क्या प्रॉब्लम होगा? समझ में आ रहा है? तो इफ वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम, व्हाई विल एनीवन एल्स हैव अ प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, राइट? ऐसा भी हो सकता है कि सर ठगा गए, ओ माय गॉड सर, व्हाट इज ठगा गए? ठगा गए का मतलब होता है सर उल्लू बना दिया गया मुझे, मैं उल्लू बन गया, तो तुम उल्लू हो, उसका कॉन्सिक्वेंसेस भुगतो। फॉर एग्जाम्पल आप चले गए शॉपिंग करने, आपको अच्छा लगा एक स्लीपर, ठंडा का मौसम में वाला स्लीपर आता है ना, जो फर बना हुआ रहता है अंदर में, एकदम कोजी, है ना, तुम्हारे पैर के लिए गद्दा, तो पैर के लिए गद्दा खरीदे, एक स्लीपर लिए बड़ा कंफर्ट वाला फर वाला, बोला यार इसमें सुबह सुबह उठ के इसमें ऐसे हम लोग ऐसे पैर डालेंगे, कितना गर्म रहेगा पैर, है ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं लगेगा लाइफ में, सही बात है, ऐसे बादल पे चलेंगे। हमने बोला वेरी गुड, कितने का है? तो उसने बोला सर देखिए मार्केट में 2000 में मिलता है, ऑनलाइन चेक कर लीजिए, हम आपको 1000 में दे देंगे। आपने बोला हो 1000 रुपया का लॉस खाने को रेडी है मेरे लिए, जबकि उसका मार्केट प्राइस 150 रुपीज है, 200 में मिल सकता था, लेकिन आपने बोला नहीं नहीं मम्मी चाहिए। मम्मी ने बोला अरे ठीक है यार ले लो जो लेना, यही तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट, 1000 रुपया का आपने ले लिया। अब 1000 में आपने खरीद लिया, जबकि घर गए, पापा पकड़े, पापा बोले कितने में लिया ये? 100 रुपया। पापा को तुम बोला पापा 2000 का आता है, मैंने 1000 में लिया। पापा ने बेल्ट खोल के तुम्हारा पीछा किया पूरे घर में 2 घंटे तक। बोला क्या हो गया भाई, तब पापा भड़क क्यों गए? तो बाद में पता चला दैट यू गॉट ठगाओफाइड, इसको बोलते ठगाना, है कि नहीं? तो आपको लगा ये बैड बार्गेन हो गया, बार्गेनिंग करने गए और ये गंदा बार्गेन हुआ है मेरे साथ गंदा बार्गेनिंग हुआ है। आप चले गए गुस्सा में, आप बोले नहीं पापा से पिट के आए हैं, मेरा पैसा वापस दो, वापस रखो। बोलते क्या हो गया भाई? बोलता है तुम बोला ये 1000 रुपया का है, बाद में मेरे को पता चला ये 200 रुपया का मिलता है, तुम मेरे को उल्लू बनाया। बोलता है भैया देखिए ट्रांजैक्शन हो चुका है, कंसिडरेशन ज्यादा था कम था हमको फर्क नहीं पड़ता, आपको जो करना है कर लो, हम चप्पल वापस नहीं लेंगे और उसी चप्पल से मार मार के गुदा लाल कर देंगे अगर आप फिर से आए मेरे पास। आप घबरा गए, वापस चले गए, पापा को ऐसा ऐसा कहानी बताए, तो पापा थोड़ा लॉ पढ़े और लॉयर ने क्या बोला, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कुछ नहीं कर सकते, बैड बार्गेन, सामने वाले का फॉल्ट। अगर आप उल्लू हैं तो उल्लू होने का नतीजा भुगतना पड़ेगा, समझे कि नहीं? ओके, लेकिन अगर आपसे और एक कंसेप्ट पड़ा हुआ है हम लोगों का, दैट अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोअर्शन, ऐसा फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, अगर ऐसा कोई हादसा आपके साथ हुआ है और उसमें आपको कंसिडरेशन कम मिला है, मान लो आपके दोस्त ने, सो कॉल्ड दोस्त ने आपको पकड़ा, आपको छुरा दिखाया, बंदूक दिखाया और आपका बाइक आपसे 2000 रुपए में खरीद लिया, जबकि बाइक 20,000 का,
तो अब आप एग्रीव्ड पार्टी हो गए। कोर्ट में अगर प्रूफ कर दिए कि मेरे ऊपर कोअर्शन लगा हुआ है और ये कोअर्शन के अंडर में मेरे को कंसिडरेशन कम लेके दिया है, मतलब ये टेकन माई बाइक एंड 2000 में सेटल कर दिया, कोअर्शन लगा है, उस केस में सर अगर कोअर्शन लगा है आप पे और 2000 में सेटल हो गए, सोच लो, तो इट विल एक्ट एज वेरी गुड एविडेंस। कितना अच्छा ये प्रूफ है कि हां भाई, मतलब कोई सेंस नहीं बन रहा है। अब सर फॉल्स केस कर सकते हैं क्या किसी पे? भाई इंडियन कोर्ट, फॉरेन कोर्ट, हर जगह फॉल्स केसेस बहुत होता है हर टाइम, तो वो जज के ऊपर होता है टू अंडरस्टैंड वो फॉल्स है कि नहीं है। लॉयर कितना अच्छा है, झूठ को सच बनाना, सच को झूठ बनाना, वो एक डिफरेंट गेम है, उस पर हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। और आपके माइंड में भी आता है सर मैं बायस्ड, मैं बैड बार्गेन को बायस्ड कंसेंट दिखाकर अगर करूं, प्रूफ करना होगा ना, एग्रीव्ड पार्टी को प्रूफ करना रहता है ना कि आप एग्रीव्ड हो या फिर आप सिर्फ एक बैड बार्गेन के शिकार हो, क्योंकि बैड बार्गेन है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है और बायस्ड कंसेंट है तो फिर कोर्ट उसको रिवोक कर सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करा सकता है। ठीक है, चलो, एडिक्वेट नहीं होना चाहिए, पॉइंट ये लिखा हुआ है, लेकिन अगर ये पॉइंट एग्जाम में लिख रहे हो तो आपको ऑब्वियस सा बात है, दोनों पॉइंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा विद एग्जांपल। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। इसका मतलब क्या होता है सर? अगर आपको कोई काम करने का ऑलरेडी पैसा मिल चुका है तो वापस उसके लिए दूसरा बार पैसा नहीं ले सकते। दिस इज व्हाट ही हैज बीन, दिस इज व्हाट हैज बीन रिटन। इफ you have already paid your school or your institute or your coaching to teach you, then they cannot charge again for teaching you another subject. अरे भैया हमने कोर्स का पेमेंट कर दिया, अभी एक तो सब्जेक्ट बढ़ गया, तो हमने तो कोर्स का पेमेंट किया था ना, कोर्स में तो 4 सब्जेक्ट था, अब बोला थोड़ा दिन बाद कि 5 सब्जेक्ट हो गया, तो फीस नहीं बढ़ा सकते। एक सब्जेक्ट कम भी हो गया तो अब आप फीस वापस क्लेम नहीं कर सकते। जो चीज का पेमेंट आपको ऑलरेडी मिल चुका है, मान लो आपका दरवान है, सोसाइटी का जो केयरटेकर है, तो जो केयरटेकर है आपके बिल्डिंग का, सिक्योरिटी गार्ड है, वो गाड़ी भी धोता है सुबह सुबह सबका, और वो सिक्योरिटी गार्डगिरी भी करता है, रजिस्टर मेंटेन करता है, कौन आया कौन गया, चोर लोग को रात में भगाता है, यही काम है उसका। तो वही कर रहा है वो पूरा दिन, और सुबह सुबह 1 घंटा टाइम निकाल के आपका गाड़ी वाड़ी धो देता है, बाइक वाइक धो देता है सोसाइटी का। तो उसको बाइक गाड़ी धोने का एक्स्ट्रा पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, बिकॉज लीगली ही इज बाउंड टू परफॉर्म ओनली सिक्योरिटी गार्ड वाला ड्यूटी। जो बिल्डिंग से उसको सैलरी मिलता है 20,000 10,000 पर मंथ, वो तो उसके सिक्योरिटी गार्ड वाले सर्विसेज का है कि तुम दरवान हो भाई, तुम खड़े रहोगे गेट पे हमेशा, कोई गाड़ी आएगा गेट खोलोगे बंद करोगे, कोई आएगा पूछोगे उसका आता पता ठिकाना, ये उसका ड्यूटी है, रजिस्टर मेंटेन करोगे। अब आप उससे कुछ एक्स्ट्रा काम करवा रहे तो फिर आप उसको पैसा देना ही पड़ेगा, बट ये उसको नहीं फोर्स कर सकते। लेकिन हाँ सर, अगर मैं उसको नौकरी देते टाइम ही बोल दूं कि सारा गाड़ी धोना पड़ेगा, देन ही इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, अब उसके लिए और पैसा वो नहीं मांग सकता। आगे बढ़े। कंसिडरेशन शुड बी रियल एंड नॉट इल्यूसरी। कंसिडरेशन शुड बी रियल नॉट इल्यूसरी, मतलब इमेजिनरी, बोगस, फॉल्स, चांद तोड़ के ले आऊंगा तुम्हारे लिए, तारे तोड़ के ले आऊंगा तुम्हारे लिए, खजाना खोज के दे दूंगा, ये सब इल्यूसरी है। रियल कंसिडरेशन होना चाहिए, कोई एक्ट होना चाहिए। मैजिक शोज आर कवर्ड अंडर लॉ, ठीक है। मैं जादू करके दिखाऊंगा हो सकता है, लेकिन मैं रियलिटी में कोई जादू करके दिखाऊंगा, आई विल मेक मैजिक हैपन, मैजिक इज नॉट रियल, है ना, मैजिक शोज आर रियल। समझ में आ रहा है? सच में जादू नहीं कर सकते, जादू का दिखावा कर सकते हैं, इल्यूशन चलेगा, इल्यूसरी नहीं चलेगा। समझ आ गया? मैजिक शो में जा रहे हो, 500 रुपए का टिकट खरीदे, वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। तो बोला था जादू करके दिखाएगा, जादू करके दिखा रहे ना, लेकिन ट्रिक्स है, आपको भी पता है, इट्स इल्यूशन ट्रिक्स। हाउ बेटर वन इज एट देयर इल्यूजन इज व्हाट मेक्स इट गुड, बस इतना ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच में कर रहा है। क्लियर हो गया? तो एक्ट टू परफॉर्म समथिंग, दैट इज फाइन, परफॉर्मेंस का पैसा दे रहे हैं, जादू का पैसा नहीं दे रहे आप। इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ऐसा कोई भी कंसिडरेशन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपके दोस्त ने बोला मैं तुमको अपना घर दूंगा, ए ने बोला बी को आई विल गिव माई हाउस टू यू, हाउस देना लीगल? यस सर। हाउस देना लीगल? यस सर, नॉर्मल है। अब बी ने बोला बदले में मैं तुम्हारे दुश्मन को मार दूंगा, ऊपर पहुंचा दूंगा। अरे भाई, ये तो सुपारी वाला कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये तो तुम किसी को टपका रहे हो। तो ए ने बोला बी को घर दूंगा और घर के बदले में मैं किसी को टपका दूंगा। बोला ये तो भाई एक साइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा इमोरल या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो गया, अगेंस्ट द लॉ हो गया, इलीगल हो गया। तो कंसिडरेशन इलीगल नेचर का नहीं हो सकता, कॉमन सेंस है, ठीक है, बस शुड बी लीगल।
क्लियर है? चलो भाई आ जाए लास्ट पेज में नोट्स के हिसाब से, आ जाओ। sued by third party to a contract, sued by third party to a contract का मतलब क्या है? क्या एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में स्यू कर सकता है? ये मस्त टॉपिक है ना सर? ए और बी है, अरे बोलो ना, ए और बी है। ए ने बोला बी को मैं अपना घर तुम्हें बेचूंगा, बी ने बोला ठीक है मैं इसके बदले में 50 लाख रुपया तुमको दूंगा। ये पूरे ट्रांजैक्शन में एक्स बोल के एक इंसान है, उसको दिक्कत आ गया। आपने बोला एक्स कौन है भाई? ए भी नहीं पहचानता, बी भी नहीं पहचानता, एक्स बोलता है नहीं मिलॉर्ड कोर्ट में जा रहे इन दोनों का ट्रांजैक्शन से मुझे प्रॉब्लम है। बोला अरे ऐसा हो सकता है क्या? सर कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी होता है, दो पार्टी होता है, एक प्रोमिसर एक प्रोमिसी। ये थर्ड पार्टी हुआ ना, कहां से आ गया ये थर्ड पार्टी? फर्स्ट पार्टी वॉज प्रोमिसर, सेकेंड पार्टी वॉज प्रोमिसी। हु इज दिस थर्ड पार्टी? ये थर्ड पार्टी आकर फर्स्ट पार्टी और सेकेंड पार्टी के ऊपर केस कर सकता है। ये सेकेंड पार्टी और फर्स्ट पार्टी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें इंटरफेयर कर सकता है? नो सर, कोई भी बाहरी वाला आदमी आकर दो पार्टी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट को नहीं बिगाड़ सकता। शादी दो लोगों की हो रही है, तुम बोल रहे हमें प्रॉब्लम है। अरे तुम्हें कौन हो भाई? नहीं वो मेरी मां पसंद करते हैं उसको, तो उसको बहुत लोग पसंद करते होंगे, क्या उसकी शादी नहीं होगी फिर? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भाई दो लोग के बीच में अगर दो पार्टी है उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, कैन यू इंटरफेयर? आंसर इज नो सर, यू कैन नॉट इंटरफेयर। तो अगर आप इंटरफेयर नहीं कर सकते तो इसका कोई नाम है क्या? हां, इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिग्निफाइज दैट in any contract only the parties involved may sue upon each other on the basis of the contract formed। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके बीच में, जिन लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ है वही लोग एक दूसरे पे केस कर सकते हैं, क्योंकि ये उन्हीं से कंसर्न रखता है, थर्ड पार्टी का कोई रोल नहीं हो सकता। डॉक्ट्रिन है ये प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। काफी कम डॉक्ट्रिन हमारे सिलेबस में, तो प्लीज याद रखेंगे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो अच्छा है सर, लेकिन टॉपिक क्या दिया हुआ है? थर्ड पार्टी जो स्यू कर सकते हैं, तो कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है। तो ऐसे नॉर्मली अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू एंड इट इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड पार्टी या स्ट्रेंजर नहीं आ सकता, लेकिन कुछ कुछ उसके एक्सेप्शंस है। तो एग्जाम में अगर आ गया स्यूड बाय थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट तो भी लिखना पड़ेगा, एक्सेप्शंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो भी लिखना पड़ेगा, लिमिटेशंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो भी लिखना पड़ेगा। कैसे भी फॉर्म किया, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिया, आपके माइंड में एक्सेप्शंस चलना चाहिए। ठीक है सर, तो कितने एक्सेप्शन है? ओनली 6। स्टार्ट करूं फर्स्ट, इन केस ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट के केस में, तो ट्रस्ट का मतलब क्या होता है भाई? आप लोग को मालूम होना चाहिए ट्रस्टी कौन होता है। तो हु इज अ ट्रस्टी? ट्रस्टी होता है एक इंटरमीडियरी। जब मैं मर जाऊं तो मेरा जायदाद मेरे नेक्स्ट जनरेशन को कैसे जाएगा, इसके बीच में आप एस्टैब्लिश कर देते हो एक लॉयर, और वो लॉयर को आप दे देते हो अपना आखिरी इच्छा, विश, व्हाटएवर, जो बोलना है बोलो, जो बोलना है बोलो। और यू ट्रस्ट दैट पर्सन, यू ट्रस्ट दैट पर्सन विद द सेटलमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, कि भाई वो आदमी सब कर देगा मेरे बाद। अब लीगली उसको करना ही पड़ेगा ये काम। तो अब आपने अपना इच्छा बताया किसी थर्ड पार्टी को, आपने इच्छा बताया किसी थर्ड पार्टी को, जो भी। अब मान लो ये थर्ड पार्टी तो नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में? ट्रस्ट का। ट्रस्ट का कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में? ए और ट्रस्टी का बीच में। ठीक है, और इसका बेनिफिट किसको मिलने वाला है? आपके होने वाले बच्चों को, या जो बच्चे एग्जिस्ट करते हैं उनको। तो सी को कुछ प्रॉपर्टी मिलने वाला है, डी को कुछ प्रॉपर्टी मिलने वाला है। अब ये ट्रस्टी ए के डेथ के बाद ये प्रॉपर्टी रिलीज नहीं कर रहा है, या सेटलमेंट में कोई झोल कर रहा है, अपना कोई स्कीम लगा रहा है। तो क्या जो बेनिफिशियरी, जो फ्यूचर बेनिफिशियरीज हैं, सी और डी हैं, इनको बेनिफिट मिलने वाला था ना? ये जो ए ने अपना जो भी जायदाद या प्रॉपर्टी, जो भी एसेट्स लिखता हूं मैं, ए ने जो भी एसेट्स फिलहाल ट्रस्टी को दे रखे हैं कंट्रोल में, है ना, और बोला था इस तरीके से सी और डी को दे देना, जितना भी परसेंटेज बोला हो या जैसे भी बोला हो, जो टर्म कंडीशन उसने अपने विल में लिखा हो, लेकिन ये ट्रस्टी दे नहीं रहा डेथ के बाद। तो सी और डी क्या ये कॉन्ट्रैक्ट में थे? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट थे? नो सर। हां, लेकिन इतना लिखा था कि मेरे जो बच्चे होंगे उनको ये प्रॉपर्टी दे देना। ये उनके बच्चे हैं, ये प्रॉपर्टी दे ही नहीं रहा। तो सी और डी कोर्ट चले गए, जज साहब के पास कोर्ट चले गए। कोर्ट जाकर बोलते हमें स्यू करना है। किसको स्यू करना है? ट्रस्टी को। तो जज साहब क्या बोलेंगे? जज साहब बोलेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट तो आपके पिताजी और ट्रस्टी के बीच में। हु आर द टू पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट? योर फादर एंड द ट्रस्टी। आप स्यू कैसे कर रहे हैं? तो आपका लॉयर बोलेगा क्या? सी और डी का लॉयर क्या बोलेगा? सर दिस इज अ ट्रस्ट, दिस इज एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये लोग बेनिफिशियरी हैं और ये प्रॉपर्टी इनडायरेक्टली इन्हीं को बिलोंग करता है।
और ये जो इंटरमीडियरी है ये इनका इच्छा पूरा करने से रोक रहा है। तब जज साहब बोलेगा ठीक है, तुम्हें अपना लॉ याद है तो तुम्हें हम मार्क्स देंगे और सी और डी को हो सकता है अपना प्रॉपर्टी मिल जाए। सो यहां पर आप देखिए ये लोग थर्ड पार्टी है, ये लोग थर्ड पार्टी है। अगर आपके माइंड में चल रहा है सर ट्रस्टी थर्ड पार्टी है, ना 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 ना, ट्रस्ट का कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में बना था, उसमें ये लोग बेनिफिशियरी थे, बेनिफिशियरी का पोजीशन में है, इसीलिए ये थर्ड पार्टी को कुछ राइट्स है। एकदम स्ट्रेंजर होते तो कोई राइट नहीं होता। बेनिफिशियरीज कैन स्यू, अगर आपको इनके कॉन्ट्रैक्ट से कोई बेनिफिट मिलने वाला है, अगर आप बेनिफिशियरी, आपको कुछ अच्छा होने वाला है इसकी वजह से और वो अच्छाई हो नहीं रही, तब आप स्यू कर सकते हैं। यही है, ये सारा में आप देखेंगे सब कोई बेनिफिशियरी है। ठीक है, इन केस ऑफ ट्रस्ट समझ में आ गया। आगे देखूं, इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट बाई सिमिलर टू वन। ठीक है, फैमिली सेटलमेंट में क्या होता है ना सर, मान लो पिताजी ने सारा प्रॉपर्टी बी को दे दिया, अब इसी छोटा भाई उसको कोई दिक्कत हो गया इस ट्रांजैक्शन थे, यू नो, तो कोई विल लिखा इन्होंने, विल में लिखा था सारा प्रॉपर्टी बी को दे देना, सी अच्छा लड़का नहीं है, बिगड़ैल है, यू नो, विल देकर मर गए, विल दिया अपनी वाइफ को, यू नो, उसके बाद ए का डेथ हो गया, फिर बी को सारा प्रॉपर्टी मिल रहा है। सी को जब ये खबर मिला तो सी चला गया कोर्ट विल को चैलेंज करने के लिए कि मैं भी भागीदारी हूं इस प्रॉपर्टी का। मतलब तो ये तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है। दिस कॉन्ट्रैक्ट वाज सपोज्ड टू बी बिटवीन द फैमिली, बिटवीन अ फ्यू मेंबर, बट सी भी एक फैमिली का मेंबर है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं था, लेकिन वो केस कर रहा है। केस करना अलाउड है, हाँ, क्योंकि हो सकता है उसका कोई राइट हो, मे बी ही इज राइट, तो बस वो केस करने के लिए ही कैन डू इट बिकॉज देयर इज एन एक्सेप्शन गिवन इन द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर हो गया? बस यहां पर बीच में कोई ट्रस्टी नहीं आता, ये मैटर जो है फैमिली के बीच में ही सॉल्व होता है। अगर ट्रस्टी घुस गया तो केस ऑफ ट्रस्ट बन गया प्रॉपर्टी को लेकर। अगर ट्रस्टी इन्वॉल्व नहीं है, बस मम्मी पापा के बीच में ही बातचीत है, पापा ने आखिरी इच्छा लिख के मम्मी को दे दिया, फिर उनका डेथ हो गया, तो मम्मी सेटल कर रही है केस, तो मम्मी ट्रस्टी का पोजीशन ले ली, बट एक्चुअल में तो ट्रस्टी नहीं कहलाएगी। मम्मी ट्रस्टी का पोजीशन ले ली लेकिन फैमिली मैटर है। तो अब वो बड़ा बेटा को वो चाह रहे थे सारा प्रॉपर्टी देना, तो छोटा बेटा बोला हमको भी चाहिए, तो मम्मी ने बोला नहीं, पिताजी का ये इच्छा था तुम्हारे, पता नहीं क्यों, हमको क्या पता, वो शी डज नॉट वांट टू बी द बैड पर्सन। तो आपने बोला ठीक है, हमको झगड़ा नहीं करना किसी से, हम कोर्ट में एक बार जाकर केस करते हैं। तो कोर्ट में आप केस कर सकते हो बिकॉज यू माइट बी अ बेनिफिशियरी, बट केस सॉलिड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, हो सकता है जज साहब केस ना ले, अगर जज को देख के लग रहा है कि आप बेनिफिशियरी नहीं, आप बस टाइम वेस्ट करवा रहे, तो हो सकता है केस ही ना ले। नेक्स्ट, इन केस ऑफ सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट्स। सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट का तो मैं एग्जांपल यहीं पे दिखा देता हूं, लो भाई, है ना, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पढ़िए, एग्जांपल नंबर 16। एक्स की बीवी, एक्सेस वाइफ, डेजर्टेड हिम फॉर इल ट्रीटिंग हर, भैया हमको अच्छे से नहीं रखता है ये। फिर एक्स प्रॉमिस किया, भाई अपना ससुर जी को गया, एक्स बीवी छोड़ के चली गई, डेजर्टेड हिम मतलब छोड़ के चली गई, घर छोड़ के चली गई, अपने घर चली गई। फिर उसके पिताजी के से मिलने गया एक्स कि भाई सुनिए, हम अच्छे से उसको रखेंगे, हम अच्छे से रखेंगे, वादा करते हैं, प्लीज अपनी बेटी को हमको वापस दे दो, नहीं तो हम उसको मंथली अलाउंस देंगे, हम उसको अच्छे से रखेंगे, नहीं तो हम उसको मंथली अलाउंस दे देंगे। लेकिन फिर से उसने उसको इल ट्रीट किया, अब के कुछ भी किया, मिसबिहेव किया, अच्छे से नहीं रखा, पत्ता नहीं दिया, गाली गलौज कर दिया, कुछ भी हो सकता है, राइट। फिर से इल ट्रीट किया, अब इल ट्रीट किया, अब इल ट्रीट किया, तो अब उसको मंथली कंपनसेशन देना पड़ेगा। एक सेकंड, तो ठीक है ना सर, इसमें प्रॉब्लम क्या है? अरे सुनना, अरे सुनो ना, एक्स ने अपनी वाइफ पे हाथ उठाया, तो वाइफ घर छोड़ के भाग गई। फिर वाइफ के ससुर जी, वाइफ के पापा, बोले तो एक्स के ससुर जी, सॉरी, वाइफ के पापा, वाइफ बात ही नहीं कर रही, वाइफ तो चेहरा भी नहीं देखना चाहती, तो एक्स ने ससुर जी को डायरेक्टली बोला, कॉन्ट्रैक्ट बनाया किसके साथ? ससुर जी के साथ। तो फर्स्ट पार्टी कौन है? एक्स। प्रॉमिस करा, प्रॉमिसर, I will always take care of her. I will never mistreat her. If I mistreat her, I will give her monthly allowance 1 लाख रुपीस। ठीक है, घर छोड़ के चली भी जाएगी तो भी मैं 1 लाख रुपया दे दूंगा उसको महीना का, आजीवन। ससुर जी बोले ठीक है। सेकंड पार्टी ये, अब वापस घर आई, अब इसने इसको मिसट्रीट किया, तो कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच में था? कॉन्ट्रैक्ट ससुर जी और एक्स के बीच में था। यस और नो? फादर इन लॉ और सन इन लॉ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, एक्स और एस के बीच में। लेकिन केस करने कौन जा रही है? मंथली अलाउंस मिलना चाहिए वाइफ। तो ये तो बन गई थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। स्यू कर सकती है कि नहीं? हाँ, ससुर जी ने स्यू नहीं किया, सीधा वाइफ जाके केस कर दी कोर्ट पे एक्स पे कि मेरे को मंथली अलाउंस दो, हम तो घर तो छोड़ ही दिए, 1 लाख रुपया महीना भी। तो समझ आओ, क्या वो कर सकती है? हाँ, सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स में ये चलेगा, गवर्नमेंट ने एक्सेप्शन ही आपको पढ़ाया है। क्लियर? नेक्स्ट, इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर ये क्या है? असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लो, सीधा एग्जाम्पल पढ़ो,
फिर देखते हैं। अंकित शर्मा हैज असाइंड हिज इंश्योरेंस पॉलिसी टू हिज सन। ठीक है, अपना इंश्योरेंस पॉलिसी उसको दे दिया। सन कैन क्लेम इवन इफ ही वॉज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ब्रैकेट में लिखा हुआ है नॉमिनी में क्लेम। इसका मतलब भैया, अरे भाई, असाइनमेंट का मतलब होता है अगर मैं अपना बेनिफिट किसी और को दे रहा हूं। सोच, मतलब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। इंश्योरेंस का एग्जांपल तो बोरिंग है, फिर भी बता देता हूं एक बार बुक में क्या लिखा है। अरे भाई, आपने LIC के साथ इंश्योरेंस किया, ठीक है, दिस इज यू। मिस्टर यू ने LIC के साथ एक बोला कि भाई देखो, हम जब मर जाएंगे तो तुम ना मेरे बच्चे को, सन को या डॉटर को, जो भी हो, सन को या डॉटर को तुम 50 लाख रुपीस जो है कैश दे देना। कॉन्ट्रैक्ट किसका बीच में है? मिस्टर यू और LIC का बीच में। फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी, प्रॉमिसर प्रॉमिसी, जो भी हो, दोनों में से दोनों ही फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी रहेगा। आप कौन है? सन कौन है? थर्ड पार्टी। अभी फादर का डेथ हो गया, तुम्हारा डेथ हो गया, तो तुम्हारा जो बच्चा है वो LIC जाकर क्लेम कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। तो थर्ड पार्टी इज क्लेमिंग, जबकि कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे और LIC के बीच में हुआ था, बट तुम्हारा बच्चा जाके क्लेम कर रहा है क्योंकि तुम तो मर चुके हो, है ना? अंदर से नहीं, बाहर से भी। सोचो। ये सब डार्क जोक मारे, हम सच्ची बता रहे, समय रहना की वजह से हो रहा है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते। हाँ भाई। अच्छा, इन केस ऑफ सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स अरेंजमेंट हो गया। असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सर असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का और एक एग्जांपल दे दो। और एक एग्जांपल दे देता हूं मैं। मान लो मैंने एक फिक्स डिपॉजिट कराया और मैं चाहा कि मेरा जो फिक्स डिपॉजिट जब मैच्योर होगा तो मेरी मम्मी को उसका पूरा का पूरा बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, तो मैं ऐसा चाहता हूं, मम्मी का एज हो गया तो मैं चाहता हूं मैं FD करा दूंगा। 1 साल के बाद जब FD मैच्योर होगा ऑटोमेटिकली मम्मी के अकाउंट में चला जाएगा। ऐसा इंस्ट्रक्शन बैंक को दे सकते हैं। हाँ, अब मान लो कि वो FD का अमाउंट जो है मैच्योर हो गया लेकिन मम्मी के अकाउंट में नहीं गया, तो मेरी मम्मी सीधा केस कर सकती है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट मेरे और मेरे बैंक के बीच में था। ओके डोकी, आलू लुक्की। आगे बढ़ते, 5th पॉइंट, एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल। चलो भाई, बाप रे बाप। एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल का मतलब क्या होता है? सर व्हाट इज दिस? सर एजेंट, सर कैन एजेंट यू? यस सर। कैसे सर? अरे बड़ा इजी है यार, बताता हूं ना। A और B के बीच में कुछ ट्रांजैक्शन हुआ, उसका कमीशन जाना था C को, तो C स्यू कर सकता है ना? अरे फालतू है। अरे सोचो ना यार, घर बेचे, ब्रोकर आया, तो ब्रोकर ने ये डील करवाया, तो घर बेचा A ने B को 1 करोड़ का घर, C ने बोला मेरे को 2% ब्रोकरेज चाहिए, 2 लाख रुपया। तो कॉन्ट्रैक्ट किसका बीच में हुआ? A और B के बीच में हुआ है। करेक्ट है। अब ब्रोकरेज किसको चाहिए? C को। C स्यू कर सकता है? कर सकता है। मतलब एकदम इजी है। और भी 1-2 एग्जांपल है यहां पर, आई एम श्योर कोई ना कोई एग्जांपल दिया हुआ रहेगा, देख लो। L gives money, ये तो लंबा चौड़ा एग्जांपल था लेकिन ठीक है, देख लो यहां पर, देख लो। When the promisor by his conduct acknowledges himself as an agent of the third party, it would result into a binding obligation towards the third party। बोले तो L gives to M 20,000। L बोल के एक आदमी है, उसने पैसा किसको दिया? M को दिया। L gives M 20,000 to be given to N, बोला इसको दे देना तुम फ्यूचर में जाकर N को। M informs N that he is holding the money। M ने एक्नॉलेज किया फोन करके N को कि मेरे पास तेरा 20,000 रुपया है, L ने दिया। आफ्टरवर्ड्स M refuses to pay the money। M लेकिन जाकर N को ये पैसा नहीं दिया। अब N किससे रिकवर करेगा? भाई ओरिजिनली हु हैड टू पे हुम? L को पैसा देना था N को 20,000 रुपया। केस को समझो, L को पैसा देना था N को, L को पैसा देना था N को, N को डायरेक्टली पैसा नहीं दिया, L ने पैसा M को दे दिया, बोला उसको दे देना। M ने फोन करके बोला भी N को कि मैं मेरे पास तुम्हारा पैसा है 20,000 रुपया, मैं आके दे दूंगा। क्लियर है? N ने बोला ठीक है भाई दे देना, 10 दिन में, 20 दिन में, 50 दिन में, जब भी हो टाइम मिले। अब फोन किया 50 दिन बाद, बोलता है भाई पैसा नहीं दिया अभी तक, भिजवा देता अच्छा रहता। बोलता है भाई हम पैसा नहीं दे पाएगा, सॉरी। बोला पैसा नहीं दे पाएगा मतलब ये इस पे केस कर सकता है? हाँ। क्या ये इस पे भी केस कर सकता है? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों पे केस कर सकता है। N के पास तो दोनों पे केस करने का राइट है, लेकिन पॉइंट है इस पे भी केस किया जा सकता है बिकॉज ही एक्नॉलेज्ड दैट ही हैड द मनी। L फ्री है, टेक्निकली सोचा जाए तो L की गलती भी नहीं है। N अगर L पे केस करेगा तो केस वो हार जाएगा। क्यों हार जाएगा? जज साहब बोलेंगे भाई उसने अपना ड्यूटी निभाया, और ऐसा नहीं है, तुमको भी नॉलेज में डाला कि पैसा M के पास है, इसने तो 20,000 का पेमेंट किया, तुम तक नहीं पहुंचा, तो ही इज नॉट द फॉल्ट हियर। अरे भाई मैंने तुमको देने के लिए 1 लाख रुपया किसी को दे दिया,
फोन करके उसने बोला भी हाँ भाई आ रहा हूं, मेरे पास सागर सर का 1 लाख रुपया है, मैं आपके पास ला रहा हूं, और बीच में उससे पैसा चोरी हो गया, तो मैंने तो 1 लाख दिया ना भाई, मेरा ही डूबा। तो क्या मैंने कोई क्राइम किया? नहीं। और मेरे से वापस अगर कोर्ट में जाकर तुम 1 लाख निकलवाओगे तब मेरे से क्राइम हो जाएगा ना, तब तो तुम मेरे पे जोर डाल रहे हो। मेरा तो औकात ही नहीं है तुमको 2 लाख देने का, मैं तो 1 ही लाख दे सकता हूं तुमको। अब ये जिसके वजह से ये क्राइम हुआ उसको पकड़ो। तो हाँ, एन सफर करेगा, बिल्कुल सफर करेगा, कुछ नहीं कर सकते, है कि नहीं? कष्ट तो है जीवन में। लास्ट लिखा हुआ है इन केस ऑफ कॉवेनेंट रनिंग विद लैंड, ये मैं सबको बोलता हूं, प्लीज 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 अच्छे से पढ़ के जाएंगे, हर टाइम, हर अटेम्प्ट में इंपॉर्टेंट रहता ही है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? एकदम सिंपल है, ए ने बी को एक लैंड बेचा, लैंड का ही एग्जांपल ले सकते हैं बिकॉज फिक्स्ड एग्जांपल है। ए ने बी को लैंड बेचा और बोला ये एग्रीकल्चरल लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड है, इस पे आप कोई भी फैक्ट्री नहीं लगा सकते, घर नहीं बना सकते, इस पे सिर्फ खेती का काम होगा। बी ने बोला ठीक है, सस्ते में बेचा लैंड, क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड सस्ता ही मिलता है, तो 5 लाख रुपीज में ये एग्रीकल्चरल लैंड बेच दिया, डन। अब बी ने सी को बेचा उल्लू बना के, बी ने सी को बेचा उल्लू बना के कि भैया ये लैंड जो है उस पे आपका जो मने करो यार, जमीन है, और बेच दिया 50 लाख में, झूठ बोल के। झूठ बोला ना, झूठ बोला ना, तो ये अलाउड था क्या? अलाउड नहीं था, क्योंकि लैंड के साथ एक कंडीशन अटैच्ड है। कंडीशन बोले तो कॉवेनेंट, एक टर्म अटैच्ड है, एक टर्म्स एंड कंडीशन अटैच्ड है, क्या कि इसको सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज करना है। तो अब अगर इस पे फैक्ट्री लगा दिया, अगर इस पे फैक्ट्री लगा दिया, तो मान लो उसके पास आस पास ना बहुत सारे खेत है, ठीक है, बहुत सारे प्लॉट है, उसमें से बीच में जो प्लॉट है ना वो सी का है। अब अगर ये फैक्ट्री लगाएगा तो उसके आसपास का सारा जमीन पॉल्यूट होने लगेगा, और पॉल्यूट हो जाएगा तो सबका फर्टिलिटी घट जाएगा और सबको प्रॉब्लम होगा। तो आसपास के फार्मर्स ने इस पे केस कर दिया, ये कोर्ट में जाकर लड़ाई कर रहे सी कि सर ये बाकी सारे फार्मर आकर मेरे डील में इंटरफेयर क्यों कर रहे, मेरा मन में फैक्ट्री लगाओ, मेरी जमीन है। तो जज साहब बोलेगा ये जमीन पे कॉवेनेंट है, और कॉवेनेंट मतलब टर्म्स कंडीशन लगा हुआ है कि आप इस पे कुछ नहीं कर सकते सिवाय एग्रीकल्चर के, क्योंकि अगर आप इस पे फैक्ट्री डालोगे तो बाकी सबका जमीन खराब हो जाएगा, फिर हमारा देश जो है क्रॉप कैसे प्रोड्यूस करेगा। तो फिर सी बोला सर लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, दिस इज बिटवीन बी एंड सी, मेरे और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था ना, ये तो बाहरी वाले हैं, ये तो एक्स वाई जेड, ये लोग कौन लोग हैं, ये आकर मेरे कॉन्ट्रैक्ट में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं। तो बोलेगा डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ कॉवेनेंट रनिंग विद लैंड। अगर आपके डील की वजह से किसी थर्ड पार्टी का बेनिफिट खराब हो रहा है, आपके डील की वजह से किसी थर्ड पार्टी का बेनिफिट खराब हो रहा है, तो वो डील थर्ड पार्टी इंटरफेयर कर सकता है। समझा कि नहीं समझा? इसका एग्जांपल अच्छे से पढ़ के जाएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो सर, बिना कंसिडरेशन के क्या कोई अग्रीमेंट वैलिड है? हां, बिना कंसिडरेशन के क्या कोई अग्रीमेंट वैलिड है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आप बोलेंगे सर बट नो कॉन्ट्रैक्ट कैन एग्जिस्ट विदाउट कंसिडरेशन। ए ने बी को बोला घर बेचेंगे या गाड़ी बेचेंगे, 3 लाख रुपया बदले में मिलेगा, कंसिडरेशन होने मांगता ना। हाँ, बट ये एक्सेप्शन है, तो हम लोग क्या पढ़े? एक्सेप्शन, 2 एक्सेप्शन पढ़ लिए। एक पढ़ लिए कि थर्ड पार्टी कैन स्यू, स्ट्रेंजर कैन स्यू, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी का एक्सेप्शन पढ़ लिए। अब पढ़ रहे हैं बिना कंसिडरेशन का एक्सेप्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 पॉइंट्स है, 7 से 7 याद रहना चाहिए। पहला, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नेचुरल लव एंड अफेक्शन बोले तो बापूजी ने बेटे को फोन दे दिया, गिफ्ट हो गया, मतलब बोला, मतलब कुछ सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया। सो नेचुरल लव एंड अफेक्शन में ना यूजुअली क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स अगर बन भी रहा है उसमें कोई कंसेप्ट, कुछ बदले में कुछ लेने का जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट लिखा हुआ है नियर रिलेशनशिप। बोले तो लीनियर असेंडेंट्स डिसेंडेंट्स सिबलिंग, इतना आप लोग को डिटेल में नहीं जाना है, आपको बस याद रखना है नियर रिलेशनशिप में क्या होता है। मान लो ये आप हो, तो आपके पापा, पापा के पापा दादाजी, इस तरीके से इसको बोलते हैं लीनियर असेंडेंट, लीनियर डिसेंडेंट। जनरेशन ऊपर चले जाओ, नीचे आ जाओ, या फिर साइड में अगर हॉरिजॉन्टल जाए हम, तो क्या होगा, भाई बहन, स्पाउस, फिर उनके बच्चे, तो ये लोग आपके नियर रिलेशन में आते हैं। समझ में आ रहा है? तो आप अपने भांजे को कुछ गिफ्ट दे रहे हो, आपका फूफा जी आपको कोई गिफ्ट दे रहा है, इट इज फाइन, मतलब उसके लिए कोई कंसिडरेशन का जरूरत नहीं है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, याद रखना है। लेकिन अगर कुछ इनके साथ डील कर रहे हो, कुछ डील कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम गिफ्ट्स, क्योंकि नीचे में कंप्लीटेड गिफ्ट कवर्ड है, गिफ्ट का कंसेप्ट तो पॉइंट नंबर 5 में कवर्ड ही है, तो इनके साथ अगर आप कोई डील कर रहे हो तो फ्री में भी अगर आप काम कर रहे हो, एक तरीके का गिफ्ट ही लगेगा, गिफ्ट ही लगेगा, लेकिन हाँ मतलब कर सकते हो कि मैं आपके लिए काम कर दूंगा और इसके बदले में मेरे को कुछ नहीं चाहिए। फूफा जी को विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम, मान लो तुम एक लॉयर हो, मान लो आप एक लॉयर हो, ठीक है,
अब लॉयर हो आप या आप एक सीए हो, अब आप सीए बन गए, सीए बनने के बाद आपका जो फैमिली मेंबर्स है वो आपके पास आए, बोले बेटा तुम तो सीए बन गए, हमारा इनकम टैक्स रिटर्न तुम फाइल कर दोगे क्या? तो आपने बोला हाँ कर देंगे। तो उन्होंने बोला मतलब पैसा कितना लोगे? तो आपने बोला हम पैसा वैसा नहीं लेंगे आप लोग से यार, आप लोग तो अपने लोग हो, हम जब 400 लोग का रिटर्न कर ही रहे हैं, आपका 2-3 रिटर्न तो हम ऐसे ही लगा देंगे, पैसा वैसा का बात कुछ नहीं करना होगा। वो बोला नहीं फिर काम में असर आएगा। बोला हम उतना ही काम करके देंगे जितना एक पेड अकाउंटेंट करता है, ऐसा नहीं है कि मैं फ्री में कर रहा हूं तो मैं गलत काम करूंगा। मैं लिख के देता हूं कि अप टू मार्क काम होगा, फ्री में होगा, प्लीज पैसा मत दीजिएगा। तो राइटिंग में ले लो, रजिस्टर करा लो लॉ में, फिर कोई भी आप डीड बना लो, फ्री में चलेगा, फ्री में चलेगा। क्योंकि नेचुरल लव एंड अफेक्शन, प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? कंपेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। ओ माय गॉड, मतलब सर अगर मैं कंपनी में 20 ईयर से जॉब कर रहा हूं, 20 साल से नौकरी कर रहा हूं, फिर मैं रिटायर हो गया, फिर मेरे को क्या मिल रहा है? पेंशन मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, कंपनी छोड़ने का ग्रेचुइटी मिल रहा है। इलीगल है क्या? पेंशन मिलना इलीगल है क्या? तो लोग बोल रहे हैं नहीं सर पेंशन तो आता है ना, दादाजी लोग को पेंशन आता है तो घर पे, इलीगल थोड़ी, अरेस्ट थोड़ी हो जाते हैं। वही तो बात है, क्यों? मैं तो बोलता हूं इलीगल होना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं सर, कैसे इलीगल है? अरे अभी काम कर रहे हैं क्या वो? अभी काम पे जा रहे? बोला नहीं, ऑफिस तो छोड़ दिए बहुत साल पहले, तो पैसा किस बात का? इनको जो पैसा मिल रहा है उसके लिए तो कोई कंसिडरेशन ये दे नहीं रहे हैं, इनको तो एक तरफा प्यार मिल रहा है। लेकिन लॉ में लिखा हुआ है सर इनको एक तरफा प्यार नहीं मिल रहा है, ये पेंशन इनके सैलरी से सालों साल कटा, एवरी मंथ दैट ही यूज्ड टू अर्न कुछ पैसा कट के आता था, टीडीएस कटता था, पेंशन और ग्रेचुइटी का कंट्रीब्यूशन भी तो कटता था, हाँ या ना? तो वो पास्ट में काम किया हुआ का पैसा अब मिल रहा है बुढ़ापे में। Whatever you have worked in the past is now happening in the future, and for that you don't need to work. इसीलिए इसको बोला है पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। खुद से जब वॉलंटरी बोले, खुद से जब काम करते थे इतिहास में, तब जो पैसा आपको मिलता था उसका ही एक पोर्शन अब आपको फ्यूचर में मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड कंपेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। ये इलीगल नहीं है, टोटली लीगल है, और इसके लिए कंसिडरेशन प्रोवाइड करने का कोई जरूरत नहीं है। प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट, ये क्या होता है? आपको पता होगा कि एक एक्ट है लिमिटेशंस एक्ट। लिमिटेशंस एक्ट हम लोगों को बोलता है कि कोई भी डेटर से अगर आप 3 साल से ज्यादा पैसा वसूल करना भूल जाते हो, 3 साल ठीक है, 3 साल तक वैलिड है, 3 साल अगर क्रॉस हो गया, मान लो मिस्टर ए से मेरे को 5 लाख रुपया लेना है, मैं इसको रिमाइंड कर रहा हूं 3 साल से, लेकिन ये पैसा नहीं दे रहा, तो मेरे को इस पे केस करना चाहिए था। अब मैं इसको स्यू नहीं किया, अगर आप 3 साल तक इसको स्यू नहीं करोगे तो ये डेट एक्सपायर हो जाएगा, अब आप इससे और लीगली 5 लाख रुपया नहीं मांग सकते। तो केस करना जरूरी है, हाँ, क्योंकि रीजनेबल टाइम, गवर्नमेंट इसको रीजनेबल टाइम मानता है। लिमिटेशंस एक्ट में बहुत सारा लिमिट्स दिया हुआ है, इसमें वन ऑफ द लिमिट्स इज डेट को लेके। तो डेट में कितना बोल दिया? 3 साल का लिमिट है। अगर आपको किसी से डेट वसूल करना है, कोर्ट में केस करना है, 3 साल के अंदर करो। 10 साल बाद आओगे, बोलोगे 10 साल पहले ये आदमी हमको इतना पैसा करता था, हम लोग नहीं सुनेगा। 3 साल से ज्यादा अनरीजनेबल टाइम है, ठीक है? तो गवर्नमेंट ने बोला 3 साल है। अब 3 साल बीत चुका, आपने केस नहीं किया, कोर्ट गए, केस करना भूल गए, 5 साल बीत गया, 5 इयर्स बाद आपको मिस्टर ए दिखा, आप गए थे कोई ट्रिप पे घूमने, वहां पर मिस्टर ए दिख गया, आपको देख के लग रहा है यार ये तो बहुत पैसा वाला है, अच्छा खासा पैसा उड़ा रहा है, हमसे भी ज्यादा ही पैसा वाला लग रहा है। वो दिख गया, वो आपसे मिला, बोलता है हाय हाउ आर यू, आप बोले बेटा तुम मेरे से बात मत करो। बोला 5 साल पहले का बात को लेकर तुम गुस्सा है, क्या हो गया भाई? बोला 3 लाख रुपया 5 लाख रुपया देना था, तुम दिया नहीं अभी तक। हम कोर्ट गया, कोर्ट वाला बोलता केस नहीं कर सकता। बोलता भाई तो हमको फोन करता ना, बोलता तुम्हारा फोन ही बंद रहता है। बोलता मेरा नंबर चेंज हो गया भाई, अब भी दे देगा हम तेरे को, अभी चल कलकत्ता जब वापस जाएंगे, कोलकाता वापस जाएंगे, मैं आपको तुरंत भिजवा दूंगा पैसा। आपने बोला सही में पक्का? बोला भाई गारंटीड, कोई बात ही नहीं, कोई डाउट ही नहीं है, अब वापस जाने दे ऑफिस, तुम्हारा ऑफिस में चेक पहुंच जाएगा। आपने बोला ठीक है। अब एक बात बताओ, ये डेट एक्सपायर हो चुका है कि नहीं अकॉर्डिंग टू लिमिटेशंस एक्ट? हाँ सर, ये डेट तो अब एक्सपायर हो चुका है, लेकिन ये आदमी आकर अगर फिर से बोल दे, तुम्हारा एक्स डेटर अगर आकर टाइम बार होने के बाद, टाइम क्रॉस होने के बाद अगर आकर खुद से बोल दे कि भाई हम दे देगा तेरा पैसा, फिर से वो 3 साल के लिए रिन्यू हो गया, अब तुम जाकर केस कर सकते हो कि सर ये ट्रिप पे मिला था, है ना,
फोटो खींचे, सेल्फी है मेरे पास, ये बोला था पैसा देगा, अभी देख, अभी देना पड़ेगा। समझा कि नहीं? सो अगर आपका डेटर चुप हो गया, कुछ नहीं बोल रहा और बात ही नहीं कर रहा पुराने डेट के बारे में, तब तो गया। लेकिन अगर आपका डेटर 3 साल के बाद, टाइम एक्सपायर होने के बाद वापस आकर बोलता है हाँ हम वो डेट याद है, हम क्लियर कर देंगे, उस टाइम से 3 साल के लिए फिर से योर एंटायर डेट इज रिन्यूड, यू कैन क्लेम। उसके लिए आपको कोई कंसिडरेशन देने का जरूरत नहीं है। थोड़ी ना वहां पर वापस सामान उठोगे उसको 3 लाख का। अरे नेक्स्ट, एजेंसी। हाँ उड़ गया रे, अच्छा सॉरी, ज्यादा हाई फाई टेक, इस पे 2 बार ऐसे टिक टिक करते ना तो इससे इरेजर बन जाता है, फिर टिक टिक करते ना फिर ऐसा हो जाता है, समझ ना? क्या क्या हो रहा है जीवन, पैसा भेजो यार, खर्चा हो रहा खाली। अच्छा नेक्स्ट लिखा हुआ है एजेंसी। एजेंसी का मतलब क्या हो गया? एजेंसी का मतलब होता है एजेंट बनने के लिए आपको कोई कंसिडरेशन देने का जरूरत नहीं है। ये हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 9 में। यूनिट 9 जब पढ़ाऊंगा तब तो वहां लिखा ही रहेगा पहला सेंटेंस में कि भाई एजेंट बनने के लिए कोई पैसा देने का जरूरत नहीं है, एजेंसी फ्री में फॉर्म हो जाता है। मैं एलआईसी का एजेंट बन गया मान लो, तो एलआईसी से ना मेरे को कुछ लेना है ना लेना है, अगर ट्रांजैक्शन होगा, अगर मैं पॉलिसी बेचूंगा तो मेरे को एक कमीशन मिलेगा, वो बाद का बात है। लेकिन एजेंट बनने के लिए कोई कमीशन का जरूरत नहीं है, कोई कंसिडरेशन का जरूरत नहीं है, गिफ्ट देने के लिए कोई कंसिडरेशन का जरूरत नहीं है, बेलमेंट के लिए भी कोई कंसिडरेशन का जरूरत नहीं है। बेलमेंट क्या होता है सर? पढ़ा चुके, यूनिट 1 में एक बार चेक कर लेना, और बेलमेंट एंड प्लेस तो हमारा यूनिट है ही, वो भी पढ़ेंगे बाद में। सो बेलमेंट के लिए नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड, इट इज एन एक्सेप्शन। समझा? आपके दोस्त पार्टी करने आए आपके घर पे, अपना बैग भूल के चले गए, तो अब तुम पैसा लोगे क्या उसके लिए कि भाई तुम्हारा बैग का हम रखवाली किए रात भर, 50 रुपया दो? नॉट वैलिड। तो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई पैसा नहीं बनता। लास्ट, चैरिटी। चैरिटी इज जस्ट लाइक गिफ्ट, डोनेशन, ये वो के लिए कोई कंसिडरेशन का जरूरत नहीं है। हो गया सर, कंसिडरेशन खत्म। टारगेट था 1 घंटे का, 1 घंटा 6 मिनट ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है यार, चिल है। चलो भाई, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं यूनिट नंबर 3 के रिवीजन के साथ। बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।